हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ डेली लाइफ साइंस का एक और वीडियो। इन वीडियोस में हम जानते हैं ऐसे सवालों के जवाब जो सभी के मन में होते हैं, लेकिन जवाब कुछ ही लोग जानते हैं। ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है, यूनिवर्स पार्ट 2। इसका पहला पार्ट भी चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें पहले का हाफ हमने जान लिया है। हम इस वीडियो में जान रहे हैं जर्नी टू नो द यूनिवर्स। हम इंसान जो हैं वो इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को किस तरह से जान पाए हैं, उसकी पूरी जर्नी है इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। हमने आधी चीज़ें जान ली है, बाकी की आधी जानते हैं। अब तक हमने जाना था कि कॉपरनिकस और गैलीलियो ने मिलकर जो है ब्रह्मांड की खोज की। उन्होंने बताया कि ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम जो है इस तरह के एक ग्राउंड में ये एलिप्टिकल जो पाथ है उसका, उसमें कैसे घूम पा रहा है। आइजैक न्यूटन ने यह बताया कि ग्रह जो है इसी पाथ पर क्यों घूमते हैं और पूरा सोलर सिस्टम जो है वो इसी पाथ पर क्यों बना है। सोलर सिस्टम जो है वो इसी पाथ पर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो मैटर होता है, हर एक जो दूसरे जो मैटर को जो है आकर्षित करता है। हर एक जो मैटर है वो एक दूसरे मैटर को आकर्षित करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्शन के इस एनर्जी को उन्होंने ग्रेविटी का नाम दिया। उन्होंने यह नहीं बताया कि ग्रेविटी क्या होती है, लेकिन उन्होंने मैथ्स के बेस पे यह सिद्ध किया कि ग्रेविटी जो है किस प्रकार काम करती है। उन्होंने बताया कि दो मैटर जो हैं वो जितने ज़्यादा भारी होंगे या जितने ज़्यादा हार्ड होंगे, ठोस होंगे, उनके बीच ग्रेविटी उतना ही ज़्यादा काम करेगी। यह ग्रेविटी, ये जो अट्रैक्शन तभी हो पाएगा, बढ़ जाता है जब वो एक दूसरे के ज़्यादा पास आ जाते हैं। मनुष्य ने आकाश संबंधी अपने ज्ञान के अंशों को धीरे धीरे किस प्रकार इकट्ठा किया, इसकी कहानी बड़ी लंबी है और बड़ी ही दिलचस्प है, लेकिन उसे लिखने के लिए एक बहुत बड़ी किताब की ज़रूरत होगी। न्यूटन के बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत सी खोजें की। तो अब हम जान चुके हैं जो आदि मानव था, जो ग्रहों के बारे में या यूनिवर्स के बारे में जो सोचता था, वैसा ये नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि जैसा ये हमें दिखाई देता है वैसा हमें इससे स्टडी नहीं करना है, हम इसे स्टडी और अच्छे से कर सकते हैं। सदियों तक मनुष्य इस बात पर आश्चर्य करता रहा है कि सूर्य खुद जलकर भस्म हुए बिना किस प्रकार लगातार गर्मी के रूप में इतनी एनर्जी छोड़ता रहता है। इसका जवाब अब हमें मिल गया है कि सूर्य जल क्यों नहीं जाता। बात यह है कि सूर्य जो है वो एटॉमिक एनर्जी की एक ऐसी विशालकाय भट्टी है जो उसी ढंग से एनर्जी रिलीज करती है जिस ढंग से हाइड्रोजन या एटॉमिक बम करता है। इस पर तुरंत एक सवाल उठता है, तब फिर सूर्य का भी हाइड्रोजन बम की तरह विस्फोट क्यों नहीं हो जाता। और इसका उत्तर है इसलिए क्योंकि वह बहुत बड़ा है। याद रखिए, न्यूटन ने इस बात की खोज की थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सूर्य में बहुत ज़्यादा एटम्स हैं और उनका एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण इतना तेज है कि वह ऐसी सभी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं जो एटम्स को अलग करने की कोशिश करती है। हालांकि ये ताकतें हाइड्रोजन बम की ताकत से कहीं ज़्यादा है। और सूर्य के बारे में मैं एक और अच्छी चीज़ बता देता हूँ। सूर्य जो है वो भी अपनी एक्सिस पर घूमता है। जी हाँ, सूर्य भी अपनी एक्सिस पर घूमता है और ये अपनी एक्सिस पर अपना जो एक पूरा रोटेशन है वो 25 दिनों में पूरा करता है। ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी भविष्य कथन की एक प्राचीन विधि थी। ज्योतिषियों का दावा था कि वह ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के अध्ययन के आधार पर यह बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। ज्योतिष इस तथ्य पर आधारित था कि इन आकाशीय पिंडों का मार्ग आकाश की एक सक्रिय पट्टी तक ही सीमित है। इस पट्टी को राशि चक्र का नाम दिया गया और इसे 12 हिस्सों में बांट दिया गया जो राशि कहलाते हैं। इन राशियों के नाम आकाश के इन 12 क्षेत्रों की स्थिति तारामंडलों के नाम पर रखे गए थे। अब ये तारामंडल उन राशियों में नहीं दिखाई देते जिनका नाम इनके आधार पर रखा गया था। ज्योतिषियों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी के लड़खड़ा जाने के कारण उनके मार्ग में कुछ फर्क आ गया है, लेकिन ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं। अगली चीज हम जानते हैं कि सोलार सिस्टम कैसे बना। सोलार सिस्टम आखिर बना कैसे? तो जब से सोलार सिस्टम की गति को जाना गया है तभी से लोगों को इस बात पर आश्चर्य होता रहा है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। इतना तो साफ है कि सूर्य और इनके ग्रहों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि सबके सब इतने व्यवस्थित ढंग से घूम रहे हैं। सूर्य और ग्रहों की रोशनी का अध्ययन एस्ट्रोलॉजर्स यह बताने में काफी सफल हुए हैं कि ये किस चीज से बने हैं। अब तक वे सोलार सिस्टम में कहीं भी किसी ऐसे मेटल या मैटर को का पता नहीं लगा पाए थे
जो पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हीलियम नामक गैस के बारे में, जिसे बच्चों के गुब्बारों में भरा जाता है, यह मालूम हुआ था कि वह सूर्य में पाई जाती है। यह बाद में मालूम हुआ कि वह पृथ्वी पर भी पाई जाती है। इस प्रकार प्रत्येक प्रमाण से यही संकेत मिलता है कि सूर्य और ग्रह किसी एक चीज से पैदा हुए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सोलर सिस्टम का जो जन्म है 2 प्रकार से हुआ होगा। इस संबंध में शुरुआत का जो सिद्धांत है यह है कि सब कुछ गैस के एक बहुत बड़े नाचते हुए बादल से हुआ है। जो है आकर्षण, मतलब जो ग्रेविटी के अट्रैक्शन ने जो है गैस के एटम्स को और ज़्यादा पास ला दिया। जैसे जैसे गैस दबकर एक गोले का रूप लेती गई, उनकी गोलाकार गति जो है वो बढ़ती गई। सेंटर में जो गोले के चारों ओर जो पदार्थ के छल्ले नाच रहे हैं, ये छल्ले धीरे धीरे दबते गए और इनके जो है ग्रह बन गए। और गैस का एक जो सबसे बड़ा जो गोला था वो सूर्य बन गया। एक दूसरा सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत जो है वो अब ज़्यादा अधिक ठीक माना जाता है। यह है कि कोई सितारा सूर्य से बहुत पास से गुजरा था या उससे टकरा गया था। इससे सूर्य में से एक जो है मैटर की जो एक बड़ी भारी धारा टूटकर निकल गई और नाचने लगी, या इस तरह से बोलें कि वो घूमने लगी और वाइब्रेट होने लगी। इसका कुछ अंश इतनी ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगा कि वह लौटकर वापस सूर्य में नहीं मिल सका और उसी के बाद में ग्रह का रूप लिया। तो आखिर में हमारे मन में सवाल उठता है कि ब्रह्मांड में आखिर हो क्या रहा है, इस सब का क्या अर्थ है, कोई भी नहीं जानता। लेकिन इससे ब्रह्मांड का जो चित्र उभर कर हमारे सामने आता है वह सबसे अधिक आश्चर्यजनक है और साथ ही मनुष्य द्वारा इसके अब तक सोचे गए सभी रूपों में से सबसे अधिक सावधानी के साथ कल्पित रूप है, या हमने जो सबसे अच्छी जो इमेजिनेशन की है ये उसका ही एक रूप है। ब्रह्मांड के स्वरूप से संबंधित अधिकांश सिद्धांत उच्चतर गणित या आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए यहाँ यह बताना तो संभव नहीं है कि ब्रह्मांड के स्वरूप से संबंधित कल्पनाएं किस प्रकार की गई, लेकिन आमतौर से उनमें निम्नलिखित 2 मतों में से किसी एक का समर्थन किया गया है। इसमें से एक है विकासवादी सिद्धांत कहलाता है। इस मत को मानने वाले एस्ट्रोलॉजर जो थे उनका कहना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एनर्जी के एक बड़े गोले के बड़े विस्फोट के कारण हुई है, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, और उस विस्फोट से उत्पन्न हुई गैलेक्सीज अब भी घूम रही हैं। मैथमेटिशियन ने तो यहाँ तक हिसाब लगा लिया है कि ये विस्फोट 50 खरब से 80 खरब साल पहले के बीच हुआ है। इस मत का समर्थन करने वाले कुछ विचारकों का कहना है कि वर्तमान स्थिति एक बार बार दोहराने वाली प्रक्रिया ही है कि एक मंजिल है। कोई एक समय ऐसा आएगा जब यह प्रक्रिया उलट जाएगी और ब्रह्मांड सिकुड़कर फिर से एक विशाल गोला बन जाएगा और इसके बाद फिर से उसमें विस्फोट होगा। यह मत कुछ कुछ उसी सिद्धांत से मिलता जुलता है जिस पर हमने इस दृष्टि से विचार किया था कि सितारे कैसे बने थे। हमने पढ़ा था इसमें पहले वीडियो में आंसर स्टार्स कैसे बने थे। यह वैसा ही कुछ प्रिंसिपल है। ब्रह्मांड संबंधी एक दूसरे मत को स्थिर स्थितियां संतुलित ब्रह्मांड का सिद्धांत कहा जाता है। इस मत का कहना है कि ब्रह्मांड की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही इसका कोई अंत है, और यह कि इसमें जो मैटर का जो विभाजन सदा से हो रहा है और आगे भी सदा होता रहेगा। जैसे जैसे गैलेक्सीज बिखरती जाती हैं वैसे वैसे नई गैलेक्सीज जो है बनती जाती हैं। इसके लिए मैटर की ज़रूरत होती है। इस रफ्तार से पैदा होता है कि जो अभी जो गैलेक्सीज है इनकी कमी पूरी हो सके, मतलब जो हटती जा रही हैं उनकी जगह पर नहीं आती जा रही है, मैटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी जो गैलेक्सीज है वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ एक दूसरे से अलग हटती जा रही हैं और इससे इनकी रफ्तार और भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बाहर की तरफ जाती हैं स्पीड बढ़ती जाती है। हम जानते हैं गैलेक्सी जो है पूरी वो एक सेंटर का जो है रिवॉल्यूशन कर रही है, उसके आसपास घूम रही है, पूरी हमारी गैलेक्सी जो है वो घूम रही है। तो ये जो है बाहर की तरफ हटती जा रही है तो उनकी स्पीड और बढ़ती जा रही है। इसलिए लास्ट में जाकर जो है इनकी जो स्पीड है वो लाइट के बराबर हो जाएगी। लेकिन हमारे वर्तमान सिद्धांतों के अनुसार पदार्थ या द्रव्य यानी मैटर जो है वो इतनी तेज गति को प्राप्त ही नहीं कर सकता, इतना जा ही नहीं सकता। तो क्या ये गैलेक्सीज बिल्कुल गायब हो जाएंगी? तो ये था हमारा आज का वीडियो। इन 2 पार्ट्स की मदद से हमने जाना कि आदि मानव से लेकर आज तक हम यूनिवर्स को किस तरह से जान पाए हैं। आदि मानव क्या सोचता था वहां से लेकर आज तक हम इन 2 वीडियोस की मदद से जान पाए हैं कि आखिर यूनिवर्स को हमने
कैसे जाना। ये थी जर्नी यूनिवर्स को जानने की। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप एक्सेसिंग नॉलेज।